50 बार बोल रहे हैं, पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए। पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ। आइए भाई, जब इलेक्शन के रिजल्ट्स प्रेडिक्ट करने की बात आती है तो प्रशांत किशोर से ज्यादा तो 6th क्लास के आदित्य कुमार को नॉलेज है। प्रधानमंत्री का नाम क्या है? नीतीश कुमार। कौन है नीतीश कुमार? क्या वो किंग मेकर है या पार्टी पलटाने वाले हैं या खुद पीएम बनने की उम्मीद में बैठे हैं? आज नीतीश कुमार जी क्योंकि मोस्ट डिजायरेबल मैन ऑफ 2024 बन चुके हैं। इलेक्शन रिजल्ट्स के बाद कुछ फैक्ट्स एकदम क्लियर हो गए। फैक्ट नंबर 1, बीजेपी अकेले 272 का मैजिक नंबर क्रॉस नहीं कर पाए। फैक्ट नंबर 2, अपने अलायंस एनडीए के साथ वो 292 सीट्स जीत चुके हैं। फैक्ट नंबर 3, ये अलायंस उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं जितनी लगती है। राइट नाउ जेडीयू के पास 12 सीट्स और तेलुगु देशम पार्टी के पास 16 सीट्स हैं। अगर ये दो पार्टीज इंडिया अलायंस ज्वाइन कर लेते हैं तो शायद पीएम मोदी पीएम नहीं बन पाएंगे। चलिए आज के इस वीडियो में समझते हैं कि नीतीश कुमार है कौन और इन्होंने अपने पॉलिटिकल जर्नी में कैसे कैसे डिसीजंस लिए हैं जो उन्हें इस पूरे सिलसिले का एक क्रूशियल प्लेयर बनाते हैं। नीतीश कुमार एट दिस मोमेंट बिहार के लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर है। उन्होंने ये पोस्ट 9th टर्म के लिए होल्ड की हुई है, लेकिन इनकी इस पॉलिटिकल जर्नी की शुरुआत तब हुई जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था। 1985 में वो एक एमएलए के तौर पर चुन के आए। 1994 में उन्होंने जॉर्ज फर्नांडिस के साथ समता पार्टी एस्टैब्लिश की। 1996 में वो लोकसभा में चुनकर आए। उस समय प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। तब उन्होंने एनडीए यानी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस ज्वाइन की। मार्च 1998 से लेकर अगस्त 1999 तक काफी छोटे समय के लिए वो रेलवे मंत्री थे। उन्होंने इंटरनेट बुकिंग और तत्काल बुकिंग जैसे कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस हमारे रेलवे सिस्टम में लाए। लेकिन 2 अगस्त 1999 को कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद उन्हें रिजाइन करना पड़ा। वेस्ट बंगाल के गाईसाल स्टेशन के पास सिग्नलिंग एरर की वजह से 2 ट्रेन सेम ट्रैक पर आई और एक दूसरे से टकराई। इस एक्सीडेंट में 285 लोग मारे गए। इस एक्सीडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए उन्होंने रिजाइन किया। लेकिन कुछ ही महीनों बाद नवंबर 1999 में उन्हें मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर बनाया गया और फिर साल 2001 से 2004 तक वो फिर से रेल मंत्री बने। 2003 में उनकी समता पार्टी जनता दल में जुड़ गई और उन्होंने जनता दल यूनाइटेड बनाया जो आज उनकी पार्टी है। साल 2004 के इलेक्शन के बाद एनडीए की सरकार नहीं बन पाई, लेकिन 2005 में एनडीए बिहार असेंबली जीत गई। बीजेपी के साथ उन्होंने 2005 में एक कोएलिशन सरकार बनाई। 2010 में बिहार में इसी सरकार की एक लैंडस्लाइड विक्ट्री हुई। लेकिन अगला ट्विस्ट काफी इंटरेस्टिंग था। 2013 में बीजेपी ने अपने 2014 के इलेक्शन के लिए प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट अनाउंस किया और वो थे नरेंद्र दामोदर दास मोदी। इस डिसीजन के बाद नीतीश कुमार ने एनडीए छोड़ दिया और कांग्रेस के साथ हाथ मिलाया। लेकिन 2014 में बीजेपी की सरकार बनी और जेडीयू को काफी बड़ा लॉस हुआ। इस लॉस के बाद इस लॉस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए नीतीश कुमार ने अपने सीएम की कुर्सी छोड़ दी। लेकिन एक ही साल में फिर से उन्होंने वही सीएम की कुर्सी वापस पकड़ ली। बिहार का पॉलिटिक्स बहुत ही इंटरेस्टिंग है दोस्तों। यहाँ कोई भी 2 पार्टियां गठबंधन बना लेती है और सरकार बना देती है। यानी कल तक जो ऑपोजिशन में थे, एक दूसरे पर कीचड़ उछाल रहे थे, वही कल जाकर दोस्त बन सकते हैं। एज अ सीएम वो जिस किसी पार्टी से जुड़ते वो पार्टी असेंबली इलेक्शन जीत जाती। 2017 में उनके साथी पार्टी आरजेडी पर करप्शन चार्जेस लगे और नीतीश कुमार ने फिर से अपना दल बदल दिया। वो एनडीए से जुड़ गए और 2020 में वो इलेक्शन जीत गए, इस बार एनडीए के साथ। लेकिन 2 साल बाद 2022 में उन्होंने एनडीए छोड़ दिया और यूपीए ज्वाइन किया और फिर से 2024 में उन्होंने यूपीए छोड़कर एनडीए ज्वाइन कर लिया। एंड दैट्स व्हाई ये इलेक्शन वो एनडीए के साथ साथ लड़े। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, 2013 में मोदी जी को प्राइम मिनिस्टर बनाना उन्हें सही नहीं लगा था। उसके बाद हर 2 साल में उन्होंने अपनी अलायंस बदली। कल ही ये मीम मैंने देखा, नीतीश सबके हैं एंड आई फील द शू फिट्स। जब से इलेक्शन के रिजल्ट्स आना स्टार्ट हुआ, हर पॉलिटिकल पार्टी ने नीतीश कुमार को कॉल लगाया क्योंकि ये वही इंपैक्ट प्लेयर है जो साइड चेंज कर सकता है। रिपोर्ट्स कहते हैं इंडिया अलायंस ने नीतीश कुमार को डेप्यूटी पीएम की पोस्ट भी ऑफर की है और आंध्र प्रदेश को स्पेशल स्टेटस। डेप्यूटी पीएम की पोस्ट समझ सकते हैं, लेकिन ये स्पेशल कैटेगरी स्टेटस क्या होता है? जो स्टेट्स काफी हिली एरिया में आते हैं या फिर जहां पर ट्राइबल पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है या फिर स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट बॉर्डरिंग एरियाज को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दिया जाता है। ये स्पेशल कैटेगरी स्टेटस देने के 8 रीजंस हो सकते हैं। आप वीडियो पॉज करके इन्हें पढ़ सकते हैं। 1969 में जम्मू कश्मीर, असम और नागालैंड इन 3 स्टेट्स को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दिया गया था। एट द मोमेंट देश के इन स्टेट्स को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दिया है।
बिहार बहुत समय के लिए इस स्पेशल स्टेटस की मांग कर रहा है। बिहार मानता है कि झारखंड स्प्लिट होने के बाद कई सारे नेचुरल रिसोर्सेस झारखंड में चले गए, जिसकी वजह से बिहार का पर कैपिटा इनकम भारत में सबसे लो है। तो बिहार के लिए स्पेशल कैटेगरी स्टेटस उन्हें एक इकोनॉमिक बूस्ट दे सकता है, क्योंकि अगर ये स्पेशल कैटेगरी स्टेटस अप्रूव हो जाता है तो सेंटर की कोई भी स्कीम जो होती है उसका 90% खर्चा खुद सेंटर उठाएगी और बचा हुआ 10% खर्चा भी स्टेट्स को जीरो इंटरेस्ट लोन के तौर पर दिया जाएगा। ये पूरा पॉइंट हमने हमारे बिहार के वीडियो में एक्सप्लेन भी किया। ये एक बहुत बड़ी डिमांड है, क्योंकि इससे स्टेट का फाइनेंशियल बर्डन तो कम हो जाता है, लेकिन ये बर्डन सेंटर को उठाना पड़ता है। यानी आपका और मेरा टैक्स पेयर का ज्यादा पैसा इन स्टेट्स में जाता है। पिछले साल हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस भी किया था कि आगे जाकर किसी भी स्टेट को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस नहीं मिलेगा। अब आंध्र प्रदेश पर आता है। 2018 में चंद्रबाबू नायडू ने एनडीए छोड़ दी थी और रीजन यही था कि नरेंद्र मोदी आंध्र प्रदेश को स्पेशल स्टेटस नहीं दे रहे थे। जहां बीजेपी जनरल इलेक्शंस में खुद अकेले मेजॉरिटी नहीं जीत पाई, आंध्र प्रदेश के असेंबली इलेक्शंस में टीडीपी ने खुद ही मेजॉरिटी मार्क को बड़े ही कंफर्टेबली क्रॉस कर दिया। असेंबली इलेक्शन में 175 सीट्स में से 135 सीट्स उन्होंने किसी की मदद के बगैर जीते। यानी स्टेट में सरकार कंटिन्यू करने के लिए टीडीपी को बीजेपी की जरूरत नहीं। लेकिन टीडीपी के पास लोकसभा के 16 सीट्स हैं, यानी पॉलिटिक्स का खेल बड़ा ही रोमांचक है। एक कोलिशन सरकार ऐसी ही होती है। सोर्सेस के अनुसार लेटेस्ट अपडेट एज ऑफ 5 जून यही है कि अलग अलग पार्टीज ने अपने डिमांड्स एनडीए के सामने रखे हैं। ये सारे सोर्सेस नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जहां आप उन्हें खुद पढ़ सकते हैं और खुद का एनालिसिस खुद कर सकते हैं। ये डिमांड्स फाइनल डिमांड्स नहीं है, फाइनल डिमांड्स सैटरडे तक फिक्स हो जाएंगे। टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू लोकसभा स्पीकर की पोस्ट चाहते हैं, आंध्र प्रदेश के लिए स्पेशल स्टेटस चाहते हैं और 1-2 नहीं 8 मिनिस्ट्रीज में रोल चाहते हैं। इसमें फाइनेंस मिनिस्ट्री में जूनियर मिनिस्टर का रोल इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि आंध्र प्रदेश अमरावती को तेलुगु सिंगापुर बनाना चाहता है, लेकिन फंड्स ना होने के कारण अमरावती आज कुछ ऐसा दिखता है। ऑन दी अदर हैंड नीतीश कुमार 3 मिनिस्ट्रीज चाहते हैं, साथ ही साथ एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम चाहते हैं। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बेसिकली एक शेयर्ड एजेंडा होता है, जिसमें अलायंस के सारे लोग शामिल होते हैं। सारी पावर एक जगह कॉन्सेंट्रेटेड नहीं होती, सब लीडर्स के पास एक वॉइस होता है। साथ ही साथ जेडीयू के लिए 3 मिनिस्ट्रीज की मांग हो रही है, जिनमें रेलवे मिनिस्ट्री भी शामिल है। अब अगले कुछ सालों के लिए प्रार्थना यही होगी कि इन मिनिस्ट्रीज में कोई स्कैम ना हो। जो हाल बिहार के इस ब्रिज का हुआ था, वो हाल पूरे भारत का ना हो। ये नॉर्मल चेस नहीं, 4D चेस है, जहां हर प्लेयर खुद के लिए खेलता है। हर एक के खुद के इंटरेस्ट होते हैं और हर एक की खुद की पुरानी दुश्मनियां भी। तो ये दो लोग आने वाले दिनों में किंग मेकर्स भी बन सकते हैं और किंग स्लेयर्स भी। सरकार बना भी सकते हैं और सरकार गिरा भी सकते हैं। आपको क्या लगता है अगले कुछ दिनों में क्या होगा? हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। और अगर आप भी ऐसे ही क्विक अपडेट्स चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, क्योंकि आपके सपोर्ट से हमें फर्क पड़ता है। वो सीट जहां एक कड़ा टक्कर था, और वो सिर्फ बात सीट की नहीं थी, ईगो की भी बात थी, पॉलिटिक्स की भी बात थी, फ्यूचर की भी बात थी। लेकिन हाय हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है रिएक्ट विद अशोक चैनल पे। आज हम लोग एक ऐसे चैनल का वीडियो